हम्म। जयै सुवाणं पभवो तिथ्ययराणम् अपच्छिमो जयै जयै गुरुलोगाणं जयै महप्पा महावीरो। नमो जिणाणम। मैं डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन अनुरागी आप सभी समादरणीय सुधी दर्शकों का इस व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करता हूं। मित्रों, भारतीय वाङ्मय में व्याकरण शास्त्र का महत्व सर्वोपरि रहा है। इसे नेत्र की उपमा दी गई है। संस्कृत की भांति प्राकृत भाषा भी भारतीय चिंतन की संवाहक रही है और प्राकृत व्याकरणों की ये विशेषता है कि उपलब्ध प्राकृत व्याकरण शास्त्र संस्कृत में है। वस्तुतः प्राकृत भाषाओं के व्याकरण को प्रस्तुत करना इसलिए कष्ट साध्य था क्योंकि इसके प्रयोग में विविधता बनी रही है। आचार्य चंड, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य वररुचि, आचार्य मार्कंड जैसे प्राकृत वैयाकरणों ने संस्कृत के आधार पर प्राकृत व्याकरण को समझाया और इन्हीं विद्वानों ने ईसा की दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की 18वीं शताब्दी तक व्याकरण शास्त्र आदि लिखे। उनमें से प्राकृत प्रकाश, प्राकृत लक्षण, प्राकृत शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, प्राकृत मणिदीप, प्राकृतानंद, प्राकृत कल्पतरु, प्राकृत चंद्रिका, प्राकृत सर्वस्व आदि ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। और हमारे जो प्राकृत आगम ग्रंथ हैं उनमें भी प्राकृत भाषा में इस व्याकरण के नियमों का उल्लेख मिलता है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्राकृत भाषाओं का जो विवेचन किया वो व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करें तो उसमें होयफर, बेबर, कोवेल, याकोबी और प्राकृत के पाणिनि माने जाने वाले पिशैल, डोरजी आदि विद्वानों ने प्राकृत व्याकरण को प्रकाश में लाने का अथक प्रयास किया है। 20वीं शताब्दी के अगर हम भारतीय विद्वानों की बात करें तो उसमें डॉक्टर वैद्य, घाटगे, कत्रे, डॉक्टर एन उपाध्याय, डॉक्टर हीरालाल जी जैन, सुकुमार सेन जी, पंडित बेचर दास जी, डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री आदि विद्वानों, अनेक विद्वानों ने इन प्राकृत संबंधी प्राकृत व्याकरण के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। और 21वीं शताब्दी की बात की जाए तो मानो ये युग प्राकृत के पुनर्जागरण का युग रहा, क्योंकि इसमें अनेक विद्वानों ने, अनेक आचार्यों ने, अनेक मुनिराजों ने एवं युवा विद्वानों ने प्राकृत के संरक्षण एवं संवर्धन और उसके विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं और कर रहे हैं। और आज की इस व्याख्यान श्रृंखला का हमारा विषय है प्राकृत भाषा और व्याकरण की परंपरा। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस विषय पर विशेष व्याख्यान के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्राकृत एवं संस्कृत के अधिकारी विद्वान आदरणीय प्रोफेसर जगत राम भट्टाचार्य सर, भाषा शास्त्र और प्राकृत भाषाओं के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर सत्य रंजन बैनर्जी जी के अंतेवासी प्रोफेसर भट्टाचार्य सर जाने माने विद्वान हैं। आप जैन विश्व भारती लाडनो में प्राकृत भाषा एवं साहित्य के आचार्य रहे हैं। आपने यहीं रहकर अपने क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की एवं यहाँ के कुल सचिव पद को भी बहुत ही सफलता के साथ निभाया। इसके बाद आप महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल में आप संस्कृत, प्राकृत एवं पाली विभागाध्यक्ष के रूप में वहां सेवारत हैं। आप
बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी द्वारा आयोजित प्राकृत कार्यशालाओं में भी अनेक वर्षों से प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही विदेशों में आयोजित प्राकृत कार्यशालाओं में भी आपकी अहम भूमिका रहती है प्रशिक्षक के रूप में। आज इस व्याख्यान श्रृंखला में बहुत हर्ष हो रहा है। हमें आपका स्वागत करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आप अपने व्याख्यान द्वारा हमें लाभान्वित करें। नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायानं नमो सब साहूनं नमो अरहन्तारं एषो पञ्च नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं। कल श्रुत पंचमी प्राकृत दिवस है और श्रुत पंचमी को स्मरण करते हुए श्रुत देवता को नमन करते हुए मैं अपना विषय में शुरू करूंगा। उससे पूर्व मैं आप सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और जिन्होंने यह कार्यक्रम तैयार किया है, संयोजक के रूप से प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल के जो एडिटर है डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन, इसके जो आयोजक है पागद भाषा जो एकमात्र प्राकृत के एक संवाद पत्रिका है, उसके संपादक है हमारे स्नेहभाजन प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन। इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए उत्साह से काम करने के लिए सदा तत्पर डॉक्टर मुन्नी जैन जी, डॉक्टर इंदु और समग्र कार्यक्रम के जो संरक्षक है आदरणीय प्रोफेसर फूलचांद जैन प्रेमी जी को मैं सादर यथा योग्य प्रणाम अभिवादन और मैं सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। और मैं ऋणी हूँ अरिहंत के प्रति, क्योंकि अरिहंत ने ये कार्यक्रम मेरे से पहले भारत के जो है दिग्गज विद्वानों को यहाँ बुलाए थे और उन्हीं सभी से बहुत अनमोल जो व्याख्यान उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैं मेरे सभी पूर्व वक्ताओं के प्रति मैं सादर नमन करता हूँ। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं आज मेरा व्याख्यान जो है इस विषय में जो प्राकृत भाषा और व्याकरण की परंपरा, इस विषय में मैं
कुछ बातें आपके समक्ष में उपस्थापित करूंगा। प्राकृत शब्द को जब हम बोलते हैं या सुनते हैं, तब मुझे जहाँ तक अनुभव है, इस शब्द से जैन संप्रदाय के लोग संपूर्ण रूप से परिचित है और भारतीय विद्या के जो अध्येता है वो व्यक्ति पूर्ण रूप से प्राकृत शब्द से परिचित है। और प्राकृत एक भाषा, एक प्राचीन भाषा है, इस विषय में ज्ञात है। लेकिन ये भाषा आज ऐसे अव्यवहारिक हो गया है या लोगों के प्रयोग में इसको स्वीकार नहीं करने के कारण से इस भाषा कहीं अनजान सा ऐसा प्रतीत होता है लोगों के लिए। मैं इस विषय में जो बात करना चाहता हूँ, तो प्राकृत भाषा की पहले कुछ बात करूँगा और उसके बाद प्राकृत भाषा के जो आधारित व्याकरण है, उस व्याकरण को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बात करूँगा। तो प्राकृत भाषा सारे भाषाओं के एक समय काल आधुनिक भाषा विज्ञानियों ने एक निर्णय किया है और इस प्राकृत भाषा को एक प्राचीन भाषा के रूप से या भाषा विज्ञान के दृष्टि से कहे मध्य भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय माना जाता है लगभग 6ठी ईसा पूर्व से 10वीं ईस्वी तक, ये जो लगभग 1500-1600 साल का जो इतिहास है, इस समय में इस भाषा का एक समय काल ये माना गया है। जब हम प्राकृत बात को करते हैं और जब भाषा विज्ञान के दृष्टि से मध्य भारतीय आर्य भाषा के रूप से प्राकृत को स्वीकार किया जाता है और संस्कृत को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप से स्वीकार किया जाता है, तब स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न मन में सबका आता है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल समाप्त होने के बाद मध्य भारतीय आर्य भाषा का समय शुरू हुआ है। और इस दृष्टि से आपात दृष्टि से ऐसा लगता है जो संस्कृत के बाद प्राकृत, इसीलिए विद्वानों ने जो संस्कृत को प्राकृत की प्रकृति माना है। अब ये जो विद्वानों ने माना है संस्कृत को प्राकृत की प्रकृति, इसमें कई तरह के इसमें चर्चा होनी चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए। जैसा कि प्राकृत के अगर सोर्स के हिसाब से, प्राकृत के भाषा के रूप के हिसाब से हम स्वीकार करें, तो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में महाभाष्यकार पतंजलि उनके महाभाष्य में एक विषय बताया है, एकैकस्य शब्दस्य बहवोपभ्रंशः तद यथा गौरित्यस्य गावी, गोनी, गोता, गोपतलिका इत्येवं आदयो अपभ्रंशा। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ है, जो मानो उसी समय में भी अपभ्रंश नाम के एक भाषा वहां आई हुई। अपभ्रंश भाषा की जो बात उस समय में पतंजलि ने कहा है, वो असलियत यह है, जो मूल जो निष्ठ भाषा, मूल जो संस्कृत भाषा, उस भाषा से हटकर कुछ ऐसी भाषा है या भाषाओं के अंदर में, भाषा के अंदर में ऐसे कुछ शब्द है जो शब्द को शुद्ध रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है और उसको अपभ्रंश या अपभ्रष्ट रूप से भी स्वीकार किया जाता है। तो तब के जो अपभ्रंश, ये अपभ्रंश प्राकृत के अर्वाचीन समय के जो अपभ्रंश है,
वो अपभ्रंश नहीं है। वो संस्कृत से हट कर कुछ है और उसको उस समय में अपभ्रंश कहा गया है, और हम उसको अगर अनुमान लगाए तो हम उसको सोच सकते हैं वो प्राकृत के लिए कुछ बात कहे है। अब प्राकृत भाषा के जो व्याकरण है या प्राकृत भाषा की और संस्कृत की जो अलंकारिक है, ये लोगों ने प्राकृत के बारे में या प्राकृत के ओरिजिन के बारे में जो कुछ उन्होंने बताया है, ये उन्होंने कहा है, जैसा हेमचंद्र ने ये कहा है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत आगतम वा प्राकृतम। अर्थात प्रकृति है संस्कृत, उससे जो रहता है या उससे जो निकालता है वो है प्राकृत। ऐसा ही मार्कंडेय ने कहा है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम प्राकृतम उच्यते। अर्थात प्रकृति है संस्कृत और उसके अंदर में जो रहता है उसको प्राकृत कहा जाता है। इस प्रकार अलंकारिकों ने भी कहा है, जैसा दशरूपक के टीका में ध्वनिक ने कहा है, प्रकृति रागतम प्राकृतम प्रकृति संस्कृतम। बागभट अलंकार में सिंहदेव गणि ने कहा है, प्रकृति संस्कृताद आगतम प्राकृतम। इसी प्रकार प्राकृत चंद्रिका में कहा गया है, प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवत्वात् प्राकृतम स्मृतम। इसी प्रकार प्राकृत शब्द प्रदीपिका में नरसिंह की जो टीका है उसमें प्रकृति संस्कृतायास्तु विकृति ही प्राकृति ही मता। कर्पूर मंजरी में जो वासुदेव की जो टीका है, संजीवनी टीका है, उसमें कहा गया है, प्राकृतस्य तु सर्वमेव संस्कृतं योनि। तो ऐसे बात सुनने के बाद जो हमारे ऐसा प्रतीत होता है तो सब ने संस्कृत को प्राकृत की जननी या प्राकृत के जो उत्स स्रोत ऐसा कहा है। तो इस बात को सर्वथा इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। जो सभी लोगों ने संस्कृत को प्राकृत की जननी माने हैं, लेकिन बात को हमें और कुछ और दृष्टि से इस बात को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। जैसा कि अगर हम हेमचंद्र की बात करते हैं, हेमचंद्र ने कहा है, जो उनके पहला सूत्र है अथ प्राकृतम, उस अथ प्राकृतम सूत्र में उन्होंने कहा है, प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवं तथा आगतम व प्राकृतम। अब इतने तक बातों को हम लेते हुए एक निष्कर्ष में पहुंचे तो इसके लिए कुछ विडंबना होती है। तो हेमचंद्र ने स्वयं ही कहा है, संस्कृतानांतरं प्राकृतम अधिक्रियते, संस्कृतानांतरं प्राकृतस्यानुशासनम सिद्ध साध्य मान भेद संस्कृत योनिरेव तस्य लक्षणम न देश्यस्य इति ज्ञापनार्थम। संस्कृत लक्षणेनैव संस्कृत समंतु संस्कृत लक्षणेनैव गतार्थम। प्राकृते च प्रकृति प्रत्यय लिंग कारक समास संगादय संस्कृतवत् वेदितव्या। अब हुआ क्या, जो हेमचंद्र ने पाणिनिवत् हेमचंद्र ने 8 अध्यायों में उन्होंने व्याकरण रचना किया और उस 8 अध्यायों में 7 अध्याय, पहला 7 अध्याय वो संस्कृत व्याकरण का नियम उन्होंने प्रतिपादन किया। अष्टम अध्याय जो है, ये अष्टम अध्याय में उन्होंने प्राकृत व्याकरण के विषय में लिखा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा संस्कृतानांतरं प्राकृतम अधिक्रियते। इसीलिए उन्होंने कहा प्राकृते च प्रकृति प्रत्यय लिंग कारक समास संज्ञादय संस्कृतवत् वेदितव्य। उन्होंने प्राकृत भाषा के जो लक्षण संस्कृत के साथ मिलता है वो संस्कृत व्याकरण में, तो उसके लिए उसकी व्याख्या, उसका उदाहरण, उसका प्रयोग, ये सब उन्होंने
दे दिया। देने के बाद जो है 8वां अध्याय में प्राकृत के लिए सारे विषयों को उनको पुनः जो है उसको उपस्थापन करने का कोई उनका औचित्य नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा वो संस्कृत जैसा है, उसको समझ लेना चाहिए। तो हेमचंद्र की इस बात को जब हम देखते हैं तब हम हेमचंद्र के लिए जो भ्रांति की एक बात कहा जाता है, जो स्वयं हेमचंद्र ने ही संस्कृत भाषा को प्राकृत भाषा की जननी माना है, तो इस बात से थोड़ा सा ये ठीक नहीं लगता है, व्याख्या ठीक नहीं होता है। हालांकि अन्य जो व्याकरण या अलंकारिक जो है, इन लोगों ने संस्कृत को एक दृष्टि से संस्कृत के इसके प्रकृति माना है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई कारण या बहुत ज़्यादा उसके तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। अब बात यह है, जो संस्कृत और प्राकृत में हम अंतर कहाँ तक उसको स्वीकार करें, संस्कृत प्राकृत में अंतर हम कहाँ तक स्वीकार करें। हमारे आज के जो आधुनिक विद्वान पंडित, बहुत ही विशिष्ट विद्वान आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, मैं उनके व्याख्यान में मैं कभी सुना, वो स्वयं प्राकृत और संस्कृत में कोई भेद मानते ही नहीं है। वो प्राकृत को कोई अलग रूप से ऐसे उनके वो स्वीकार नहीं करते हैं। बट कुछ हद तक जो है हमें भी सही लगता है, जो प्राकृत को एक अलग रूप से एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट करके एक प्राकृत को एक अलग भाषा के रूप से हम स्वीकार करें, तो लगता है जो संस्कृत के साथ प्राकृत का एक व्यवधान है, कहीं उसके बीच में कोई दीवार है, और हम उस एक भाषा से दूसरे भाषा का कोई मेल ढूंढने का प्रयास करें। अब मेल ढूंढने का जब प्रयास करते हैं तब हम आपात दृष्टि से हम उस दो भाषा को अलग अलग मान लेते हैं। एक उदाहरण से आप ले लीजिए, संस्कृत नाटकों की बात ले लीजिए। अब संस्कृत नाटकों में जैसे भारत के नाट्य शास्त्र के हिसाब से ऐसे कुछ उनके लिए विधान दिया हुआ है, जो कुछ पात्र जो है उसमें संस्कृत में बात करेंगे, संस्कृत में बातचीत करेंगे, कुछ पात्र जो है वो प्राकृत के बात करेंगे, और वो प्राकृत जो है वो विभिन्न प्रकार के प्राकृत है, अर्थात एक ही प्रकार के प्राकृत नहीं है। तो एक ही प्रकार के प्राकृत जब नहीं है तब तो प्राकृतों के जो प्रकार भेद है तो उससे भी पता चलता है। अब देखिए, जो पात्र संस्कृत में बात करते हैं, जो पात्र संस्कृत को आधार मानते हुए अपने डायलॉग बोलते हैं, जैसे राजा है, आप अभिज्ञान शकुंतलम की बात ले लीजिए, या आप मृच्छकट्टी की बात ले लीजिए, जहां आप चारुदत्त और वसंत सेना की बात ले लीजिए, आप इधर राजा दुष्यंत और शकुंतला के लिए ले लीजिए। तो कोई भी बातें हम देखते हैं, आपस में बात जब हो रहे हैं, इस बातों में राजा ये तो संस्कृत में बोल रहे हैं, कुछ पात्र है जो संस्कृत में बोलने के लिए उनको रखा है, तो संस्कृत में बोल रहे हैं, और उसी बात को संस्कृत को समझते हुए जो रानी है, महिला पात्र जो है, वो उसको सौरसेनी प्राकृत में उसका उत्तर दे रही है, और उस उत्तर को समझते हुए फिर संस्कृत में वार्तालाप हो रहा है। तो अर्थात संस्कृत में और प्राकृत में अगर दोनों भाषाओं में अगर अंतर ऐसे व्यवधान ऐसा होता, तो ये दोनों भाषा तो परस्पर जो वार्तालाप के लिए ये भाषा के व्यवहार कोई कवि नाट्यकार इसको नहीं रखते, लेकिन उन्होंने रखा है। तो यही एक प्रमाण करता है दोनों भाषाओं में अंतर नहीं है, काफी अंतर नहीं है। अब जो है इस भाषा को भाषा विज्ञान के दृष्टि से एक बार भाषा की उत्पत्ति के बारे में हम एक बार सोच लें। तो जैसा कि मैंने अभी इस बात का जिक्र किया है, जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी 10वीं शताब्दी तक, इस समय में ये मध्य भारतीय आर्य भाषा के रूप से इस काल को माना जाता है।
अब मध्य भारतीय आर्य भाषा जब हम कहते हैं तो प्राकृत के कुछ रूप होता है। ये जैसा है एक अभिलेखीय प्राकृत पाली भाषा है, ये जो साहित्यिक प्राकृत है, और इसके जो अर्वाचीन प्राकृत जिसको हम अपभ्रंश के रूप से जानते हैं। तो मोटे रूप से ये 4 प्रकार के प्राकृत ही मैं कहूँगा, इसको मिलाते हुए ये जो समय है, इस समय को मध्य भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। मध्य भारतीय आर्य भाषा में ये 4 भाषा के जो है, इसके अतिरिक्त हम उसके विषय में बाद में आएंगे, भाषा के जो व्याख्या के दृष्टि से। उससे पूर्व का समय जो है, ये समय को माना है ओल्ड इंडो आर्यन पीरियड या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय। इसको माना है समय 1500 ईसा पूर्व से लेते हुए मैं सॉरी कुछ तकनीकी कारण से ये कुछ मौसम के दृष्टि से कुछ मैं आपके ठीक से मतलब उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। खैर मेरी जो वक्तव्य है यही मुख्य बात है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बीच बीच में कभी रुमाल का व्यवहार कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए, तो ये जो 1500 ईसा पूर्व से लेते हुए 500 ईसा पूर्व, ये 1000 साल तक जो है भाषा विज्ञानियों ने ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय माना है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 ईसा पूर्व के समय है, तो ऐसी तो बात नहीं है जो वो पॉइंट ऑफ टाइम उस समय से ही एक भाषा अचानक शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। तो उससे पहले भी कोई भाषा है, तो उस भाषा के लिए जो है हम एक प्रोटो ईरानियन या प्राक ईरानियन या प्राक भारतीय आर्य भाषा, प्रोटो इंडो आर्यन, ऐसे एक हम कल्पना करते हैं, जो उससे भी 250 साल पीछे का समय हम मान लेते हैं। उससे पूर्व जो है 2000 से लेते हुए 1750 ईसा पूर्व समय जो है, उस समय को हम मानते हैं इंडो ईरानियन व भारत ईरानी। और उससे पूर्व जो है 2500 ईसा पूर्व से लेते हुए ये 2000 ईसा पूर्व तक जो है, इसको हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन या भारोपीय। और उससे भी पूर्व जो है और भी 3000 ईसा पूर्व से लेते हुए 2500 ईसा पूर्व समय तक जो है, उसको इंडो हिटाइट माना है। इंडो हिटाइट आप देखेंगे जो पहले से लेके वो इंडो हिटाइट जब हम बात कर रहे हैं, तो उस समय में एक इंडो शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक भारतीय या भारत शब्द का एक लिंक, एक संपर्क वहां तक जुड़ा है। तो इसका मतलब यह है, जो भाषा वैज्ञानिकों ने इस बात से मतलब असहमत नहीं थे, जो भारतीय भाषा जो है, जो आज की भाषा हो या हमारे प्राचीन भाषा हो, उस भाषा का जो तार, उस भाषा का जो लक्षण, वो प्राचीन जो इंडो हिटाइट तक पहुंच सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, वो इंडो ईरानियन से लेते हुए वो इंडो यूरोपियन कहे और इंडो हिटाइट कहे, ये सब हाइपोथेटिकली रिकंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, अर्थात वो भाषा की अस्तित्व कौन लोग बोलते थे, कैसे बोलते थे, कहाँ बोलते थे, और उस भाषा का कोई किसी भी प्रकार के साहित्य की बात हो तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जहाँ तक हमारा ओल्ड इंडो आर्यन और उससे पहले जो है, जो हम प्रोटो इंडो आर्यन और प्रोटो ईरानियन जो है, उस समय तक की हम एक भाषा के अस्तित्व को व्यवहार में दृष्टि से हम उसको सोच सकते हैं। चलिए, हम अगर हमारे भाषा की जो उसका अस्तित्व उतने पीछे तक पहुंचे, तो हमारे लिए ये अच्छी बात है, जो इस भाषा का जो संपर्क कहाँ तक, कितने प्राचीन समय तक है। फिर मैं आ जाऊंगा आपको ओल्ड इंडो आर्यन, जिसको हम संस्कृत बोलते हैं। इस ओल्ड इंडो आर्यन में भी कोई स्टेज है, ये ऐसा नहीं है केवल संस्कृत है। ये वैदिक वेद से लेते हुए और जो लौकिक संस्कृत है, इसके बीच में भी भाषा का जो है काफी विवर्तन, काफी उसका डेवलपमेंट होते हुए तो लौकिक संस्कृत में वो आया है।
जैसा कि वैदिक के बाद वैदिक संस्कृत वैदिक जो भाषा है उसके बाद जो है ब्राह्मण की भाषा है, आरण्यक की भाषा है, उपनिषद की भाषा है, उसके बाद जो है कालिदास भगवती के जो हम संस्कृत देखते हैं। और जो संस्कृत आज भी प्रवाहमान है वो संस्कृत भाषा वो जो है अलग संस्कृत क्या है। और भाषा के दृष्टि से, भाषा के प्रभाव के दृष्टि से वो संस्कृत का भी प्रभाव चलता रहा। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी हम क्यों मानते हैं, इस समय में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का समय माना जाता है। तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध उस समय से इस प्राकृत भाषा का या मध्य भारतीय आर्य भाषा का समय इसीलिए माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा का उद्भावन किया है या भगवान बुद्ध ने इस भाषा का उद्भावन किया। भाषा चलती रही और उस भाषा को उन्होंने उपयोग में लाया, अपने प्रवचन में, अपने व्याख्यान में, अपने भाषण में उसको लाया है। इसका मतलब है जो 6वीं शताब्दी का जो हम एक मत रख रहे हैं, एक समय की दृष्टि से हम रख रहे हैं, तो वो उससे पहले भी चलती थी वो भाषा, उससे पहले भी चलती थी का मतलब है वो संस्कृत के साथ वो भाषा चलती थी। तो संस्कृत के साथ चलती थी का मतलब है उससे पहले जो उपनिषद के कालीन भी एक भाषा है और आरण्यक के समय का भी एक भाषा है, ब्राह्मण की एक भाषा है, वैदिक समय की भी एक भाषा है। अर्थात वैदिक समय से ये भी प्राकृत भाषा का एक लौकिक रूप जनभाषा के रूप में तब भी प्रचलित थी। हम तो ये नहीं कह सकते जो वैदिक ऋषियों ने जो उन्होंने वैदिक मंत्र और ऋचाओं के जो सृजन किया या उन्होंने जो उद्गार किया है वो अपने कोई गांव के कोई व्यक्ति हो और कोई सामान्य व्यक्ति हो, जंगल के कोई व्यक्ति हो, आश्रम में आसपास में आने वाले कोई व्यक्ति हो, उनको वैदिक भाषा में ही बात किया है। वो जिस भाषा में उन्होंने ऋचाओं रचना किया है उसी भाषा में बात की, ऐसे तो नहीं है। तो वो सामान्य कुछ बात तो वहां भी कहे होंगे। तो सामान्य की जो बात जो है वो सामान्य व्यक्ति जो तथाकथित जो है अशिक्षित, तथाकथित अशिक्षित सामान्य जनसामान्य जो है वो बात करते थे। तो इसका हम कैसे करें, ये केवल अनुमान नहीं है। जब हम इस भाषा में हम पीछे जाते हैं तब वैदिक भाषा में हम ऐसे कोई उसका लक्षण देखते हैं जिस लक्षण जो है प्राकृत भाषा के साथ साथ उसको फलित होता है। अर्थात तब के जो तत्कालीन जो जनभाषा है उसका भी प्रयोग वेद में किया गया है। मैं एक दो उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए वैदिक में जो विकट शब्द है, इस विकट शब्द जो है जो संस्कृत में हम विकृत बोलते हैं, और विकृत शब्द जो है ये प्राकृत में आएगा तो विकट से विअड ऐसा रूप हो जाएगा। वेद में विकट शब्द विकृत के लिए प्रयोग हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है जो क्लासिकल संस्कृत में विकट शब्द नहीं है, लेकिन उसके सोर्स कहाँ कहाँ मिलता है। अच्छा देखिए, अब जब कोई अकारांत शब्द वेद में हम देखेंगे उसमें तृतीया बहुवचन में जो भिस प्रत्यय है उसमें वो नरे भी देवे भी ये प्रयोग होता है। वही विषय जब हम इसमें लाएंगे प्राकृत में देखेंगे तो उसमें धिसो ही हिंग ही ये प्रयोग होता है, उसमें ही का प्रयोग होता है, उस ध का ही ह होता है। यह जो संस्कृत शब्द है यह से वेद में वो ईध, वही यह जो है षोडशनी प्राकृत में यह हचोरहस्य, यह शब्द के लिए ईध शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसे जैसे त्वा प्रत्यय है तो त्वा के जगह त्वान ये प्रयोग जो है वेद में हुआ है और तुवान ऐसा प्रयोग प्राकृत में हुआ है। ऐसे कई उदाहरण है जिन उदाहरणों से हमें ये पता चले जो वेद के समय में भी प्राकृत का एक अस्तित्व अच्छे ढंग से उसमें रहा होगा। चलिए मैं अब कुछ उस विषय में मैं बात करूंगा जो प्राकृत की जो भौगोलिक दृष्टि से और प्राकृत के नाम की दृष्टि से मैं कहूंगा। ये देखिए, ये संयोग की बात है या हमारे दुर्भाग्य है जो ख्रीष्ट पूर्व जो भारत था, बृहद भारत, और आज के भारत में मैप की दृष्टि से हम देखें तो कोई परिवर्तन हुआ है। पूर्व दिशा में राइट दाएं तरफ
कुछ काट गया है, बाएं तरफ भी कुछ काट गया है। और संयोग ऐसा ही है, तब का मध्य भारत और आज का मध्य भारत हम एक ही दृष्टि से हम सोच सकते हैं। तो ये कहा जाता है जो संस्कृत सर्वव्यापी एक भाषा थी, लेकिन वो संस्कृत क्या ऐसा है जो पाणिनि निर्दिष्ट या पाणिनि प्रभावित या पाणिनि प्रेस्क्राइब्ड जो संस्कृत है वो संस्कृत सब जगह में प्रचलित थी? शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी संस्कृत भाषा जो पूरे विश्व में एक प्रकार की भाषा के रूप से है, और उसमें जो व्याकरण के रूप से जो सिद्ध रूप है उसको होते हुए भी कुछ प्रादेशिक शब्द, कुछ स्थानीय शब्दों का भी संयोजन उसमें होता है, आज भी है। तो शतपथ ब्राह्मण में मैं उसका आपका एक रेफरेंस में बता सकता हूँ। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह में कहा है जो उत्तर भारत के जो भाषा है वो भाषा बहुत उत्कृष्ट भाषा है, और इसीलिए उस जगह में शतपथ ब्राह्मण का ये है 3 का 2 3 15 और 11 का 4 1 1, उसमें बताया गया है जो उत्तर भारत में एक भाषा जो है सबसे अच्छी भाषा में वहाँ भाषा चलती थी, जिसके कारण से पूरे भारतवर्ष के दूसरे जगह से विद्यार्थी अध्ययन जो है अच्छे भाषा को सीखने के लिए उत्तर भारत में आते थे। अब देखिए जो आज के जो सेंट्रल पार्ट जो है मध्य भारत जो है, तब का भी मध्य भारत जो है वही हमारे आज के जो उत्तर भारत या दिल्ली को केंद्र करते हुए थोड़ा सा और उत्तर साइड में और थोड़ा पूर्व पश्चिम में लेते हुए उसका एक सर्कल मानते हुए वो जो एरिया है, उस एरिया को अगर हम स्वीकार करें जो संस्कृत का सबसे उत्कृष्ट भाषा का एक केंद्र था, तो उसी स्थान के जो एक कथ्य भाषा, एक जो लौकिक भाषा, एक जन भाषा है, वो भाषा है शौरसेनी भाषा। वो शौरसेनी उस एरिया का है, इसीलिए शौरसेनी जो है ये संस्कृत के साथ बहुत संबंध युक्त है, बहुत उसके साथ संपर्क है। अब ले लीजिए जो ब्रह्मदेश आज के जो म्यांमार है, वहां से लेते हुए क्रमश पश्चिम चलते 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 जब गांधार देश अर्थात वर्तमान के जो अफगानिस्तान है वहां तक प्राकृत का विस्तार था। ये प्राकृत जो है दक्षिण में जो द्रविड़ भाषाएं जो है, ये भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत के बहुत आयत उसमें प्रयोग है। फिर भी अगर एक बार द्रविड़ भाषा को हम एक बार पास में रखें तो जितने भारतीय आर्य भाषा है ये सारे भाषाओं के जो है वो अस्तित्व जो है उस समय से प्राकृत के रूप से हम ब्रह्मदेश म्यांमार से लेते हुए हम जो गांधार देश तक अफगानिस्तान तक हम देख सकते हैं। तो उस अफगानिस्तान तक जो भाषा है और वो जो म्यांमार की जो भाषा है वो ऐसा नहीं है जो एक ही प्रकार के भाषा दोनों जगह में है। तो ऐसा हिंदी में बोलते हैं ना, कितने कोस में पानी और इतने कोस में बानी। मुझे वो मुहावरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है जो आप लोगों को जिनको इस बात को पता है, इस मुहावरे को पता है, तो अस्फुट आवाज से एक बार तो कहते होंगे, और बाद में जब आप सोचेंगे जो ये आपका व्यर्थ प्रयास है, ये भट्टाचार्य जी के पास ये पहुंचेगा नहीं, तो अपने आप हंसते रहेंगे। तो ऐसा मुझे लगता है। खैर, तो म्यांमार से लेते हुए जब हम गांधार देश तक जाते हैं तो कुछ स्थान भेद में वो भाषा का अंतर होता है, और उस भाषा का अंतर होने का मतलब होता है ऐसा नहीं है जो एब्रप्टली चेंज होता है, ऐसा नहीं है जो अचानक 12 किलोमीटर के बाद जो एक नई भाषा आ गई है, ऐसे नहीं है। कुछ विषय को छोड़ता है, कुछ विषय को पकड़ता है, ऐसे करते करते भाषा की गति जो है ये चलती है। चलते चलते जब गांधार देश तक हम देखें तो वहाँ भाषा में काफी परिवर्तन होता है। तो इधर का पूर्व भारत में जो मगध को केंद्रित करते हुए पूर्व भारत में हम उनको मागधी प्राकृत कहते हैं, और उस मागधी एरिया के थोड़ा सा उत्तर भाग को हम अर्धमागधी, थोड़ा सा पश्चिम को भी अर्धमागधी मानते हैं। उसके बाद जो है वो शौरसेनी का अंचल होता है।
और शौरसेनी जब हो जाता है वो पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में जो है वो पैशाची प्राकृत का एक रूप होता है। पश्चिम में जो है वो गुर्जर प्राकृत का है या जो महाराष्ट्र प्राकृत का एक उत्तर भाग की भाषा, इस शब्द से हम स्वीकार करें। एक बात मैं कह दूं, जो मुख्य रूप से जो है हम तो इतने भाषाओं का हम बोलते हैं, जो महाराष्ट्री प्राकृत है, ये शौरसेनी प्राकृत है, मागधी प्राकृत है, अर्धमागधी प्राकृत है, पैशाची प्राकृत है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन इतना ये तो मुख्य प्राकृत है। इन प्राकृतों की कुछ प्राकृतों की भी कुछ उपबोलियां भी है। जैसा अब मान लीजिए मागधी प्राकृत के जो है वो होगा शाकाहारी है, आधीरी है, सावरी है, चंडाली है, ढक्की है, ऐसे उपभाषाएं उपबोलियां उसके हैं। हम अगर शौरसेनी को देखें तो शौरसेनी में प्राच्या भी है, आवंती भी है, इस प्रकार है। पैशाची में भी कोई भाग है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, तो पैशाची के भी भाग हैं। अच्छा, पैशाची प्राकृत के बारे में मैं एक बात बता दूं, ये कहा जाता है पैशाची प्राकृत जो नॉर्थ वेस्टर्न का है, कोई विद्वान मानते हैं एक्चुअली विंध्य रीजन दक्षिण भारत के साथ साथ उसका कनेक्शन है। तो ये सब जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक है, जो उत्तर पश्चिम भारत में जब हम बोलते हैं तो उसमें हम देखते हैं आज के जो राजस्थान का है, पंजाब का है, और उधर में जो है एक ऋग्वेद में एक सूक्त है, अग्नि सूक्त है, जो अग्नि निर्णय पुरोहितम, ये रा जो है ये रा जो है सेरिब्रल है, मूर्धन्य रा है, जो पैशाची प्राकृत का एक विलक्षण लक्षण है। और उस रा का प्रयोग जो हम देखते हैं जो उस साइड में भी होता है, अब उस रा जो है साउथ इंडिया में भी हमें मिलता है। तो एक लक्षण मैं बता रहा हूं जिसके कारण से हम बोलते हैं, क्योंकि पैशाची प्राकृत के जो साहित्य है वो साहित्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एक गुणाढ्य की बृहत कथा के बारे में हम जानते हैं, लेकिन वो आज अनुपलब्ध है। तो हेमचंद्र ने अच्छा, फिर मैं बताऊंगा उसमें जो इसी प्रकार जो महाराष्ट्रीय प्राकृत है, तो महाराष्ट्रीय प्राकृत को और प्राकृत, इसको सामान्यतः हम महाराष्ट्रीय प्राकृत को प्राकृत ही बोलते हैं। और 6वीं शताब्दी में जब दंडी ने काव्यादर्श में कहा है, महाराष्ट्र स्वयं भाषा प्रकृष्टम प्राकृतम विदुः सागर शुक्ति रत्नानाम सेतु बंधादि जन्मयम। तो उन्होंने महाराष्ट्रीय भाषा से आश्रित भाषा को ही मुख्य प्राकृत के रूप से स्वीकार किया है। तो महाराष्ट्रीय भाषा हम इसीलिए हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में महाराष्ट्रीय शब्द नहीं है, उन्होंने प्राकृत कहा है। लेकिन बड़ा रुचि के प्राकृत प्रकाश में हम देखते हैं जो उसमें उन्होंने महाराष्ट्रीय के रूप से स्वीकार किया है, महाराष्ट्रीय शब्द का उल्लेख किया है। तो ये जो साहित्य है, अब इन प्राकृतों के ये तो प्रकार भेद के लिए मैं कुछ कहा, इसके अतिरिक्त भी उपभेद और वो है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि व्याकरण के बारे में भी मुझे कुछ बताना है। तो ये सारे प्राकृत जो है हेमचंद्र के दृष्टि से, या हम प्राकृत के रूप से जो जानते हैं, वो 3 प्रकार के प्राकृत है। एक्चुअली प्राकृत 3 प्रकार के, या तो तत्सम है, या तद्भव है, या देशीय है। और तत्सम किसके समान? तो किसके समान जो है वो संस्कृत समान है, संस्कृत के समान है। तद्भव अर्थात संस्कृत से थोड़ा बहुत वो हट के एक रूप बनता है, उसको तद्भव बोलता है। और देशीय जो है, देशी भाषा जो है, वो देशी भाषा के लिए तो हेमचंद्र स्वयं ने कहा है, जो देशी भाषा वो जो लक्षण में जे लक्षणे न सिद्धा न प्रसिद्धा सक्कया ही हानेसु न य गौण लक्षणा शक्ति संभवा ते यह निबद्धा। अर्थात देशी नाम माला, देशी शब्दकोश जब हेमचंद्र ने रचना की है, उन्होंने ये बताया देशी शब्द वो शब्द है, हाँ प्रांतीय शब्द को हम एक दृष्टि से कहते हैं, लेकिन देशी शब्द वो शब्द है जो व्याकरण के मुख्य नियमों से वो सिद्ध नहीं होता है, या व्याकरण के गौण लक्षण के नजदीक भी नहीं जाता है, ऐसे शब्द है। या अभिधान में भी जिसका स्थान नहीं मिलता है, सक्कया ही हारेसु, संस्कृत अभिधान में जिसका स्थान नहीं मिला है, ऐसे शब्द होता है जो देशी शब्द है। तो प्राकृत हम कहते हैं जो तत्सम तद्भव और देशी। तो हमें जितने प्राकृत है उस प्राकृत में ही तत्सम का रूप है, उस प्राकृत में तद्भव का रूप है, और उसी प्राकृत में देश्य रूप भी हमें मिलेगा।
तो इसी प्रकार जो साहित्य की बात मैं कहूँ, जो प्राकृत में काफ़ी साहित्य रचना किया है। एक तो षोडशनी और अर्धमागधी की बात मैं पहले कह दूँ, तो षोडशनी और अर्धमागधी ये जैन संप्रदाय के दो संप्रदाय ने ये अलग अलग एक भाषा को वो अपने संरक्षण वहाँ मिला है। जैसा अर्धमागधी जो आगम साहित्य है, ये श्वेतांबर के आगम साहित्य है, और जहाँ अर्धमागधी भाषा को आश्रय मानते हुए ये रचना हुई है। और षोडशनी भाषा को मुख्य रूप से जो दिगंबर संप्रदाय के जितने ग्रंथ है, दिगंबर संप्रदाय के जो ग्रंथ है, उस ग्रंथों को उन्होंने ये षोडशनी भाषा में उसमें निबद्ध किया है। तो षोडशनी भाषा में निबद्ध करके षोडशनी का एक स्थान दिगंबर आगमों में बहुत अच्छे ढंग से मिला है। इसके अतिरिक्त एक भ्रम भी हमें है, जो जैन मतलब प्राकृत मतलब जैनिज्म, प्राकृत मतलब जैनिज्म ऐसा नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं पाली मतलब बुद्धिज्म, ये तो बात सही हो सकता है, जिसमें 99% या उससे भी ज़्यादा जो बौद्ध तत्वों की बात है ये पाली भाषा में रचना की गई है। लेकिन प्राकृत के बारे में हम जो कहते हैं, इतने वेरिएशंस है, इतने व्यापकता है, इतने बड़े पैमाने में प्राकृत है, तो वो केवल जो है जैनों में वो सीमित नहीं रहा। तो इसीलिए महाराष्ट्र प्राकृत में ऐसे बहुत साहित्य है, बहुत विषय है जो जैन तत्वों से उसका कोई संबंध नहीं है। हम अभिलेखीय प्राकृत को देखेंगे तब भी हम देखेंगे जो उसमें इसके साथ जैनों के साथ संबंध नहीं है, मतलब है, लेकिन ऐसे बहुत से अभिलेख है जो इसमें बौद्ध जैन तत्वों को शिक्षा नहीं देते हैं। तो अशोक के अनुशासन जो है, धर्मानुशासन हम देखेंगे तो उसमें ही। तो अभिलेखीय प्राकृत की एक बात है। ड्रामेटिक प्राकृत एक प्रकार की है जो संस्कृत नाटकों में, ड्रामा में वो व्यवहार हुआ है, वो एक प्रकार के प्राकृत है। ऐसा है जो उपरूपक के जो एक भेद में जो नाटिका के बहुत नजदीक ये माना है, एक नाटक को हम आज को नाटक ही कहेंगे, वो एक्चुअली है सट्टक। ये सट्टक जो है ये पूर्ण रूप से प्राकृत में लिखे हुए सट्टक है। यहाँ चाहे देव हो, चाहे ऋषि हो, चाहे कोई भी पात्र हो, या कोई मतलब तथाकथित जो सबऑर्डिनेट्स है, तथाकथित जो सहकर्मियां है, जो तो कर्मचारी है, ये सब लोग जो है ये प्राकृत में बात करते हैं। तो ये प्राकृत के पूर्ण रूप से नाटक के दृष्टि से ये एक बहुत अच्छा एक उदाहरण के रूप से हम बोल सकते हैं। तो मैं कुछ प्राकृत साहित्य की बात मैं कहूँ, लेकिन समय की सीमाबद्धता है, तो उसके थोड़ा बहुत कुछ प्राकृत के साहित्य के बारे में मैं आपको जस्ट परिचय करा दूं। जब हम प्राकृत के कथा साहित्य हम बोलते हैं, जो उसमें तरंग बई, तरंग लोला, वसुदेव हिंदी, समराज्य कहा, ऐसे कई है कथा साहित्य है। चरित साहित्य जब हम कहेंगे तब पौमचर्यम, हरिवंशचर्यम, पासनाचर्यम, महावीरचर्यम, सुदंसनाचर्यम, ऐसे चरित साहित्य भी बहुत है। प्राकृत के जो काव्य साहित्य है उसमें हम गाहा सप्तशती, जिसको हम गाथा सप्तशती के रूप से जानते हैं, ऐसे बज्जालग्ग है, सेतुबंध है, गौरव है, हरि विजय है, रावण विजय है, विषमवान लीला है, ऐसे कई प्राकृत के काव्य साहित्य हमें मिलता है। नाट्य साहित्य में जो है, मैंने जैसा कि भी कहा है, संस्कृत नाटकों में प्राकृत का प्रयोग तो हुआ है पूर्ण रूप से, लेकिन प्राकृत का जो नाटक जिसको हम सट्टक बोलते हैं, ऐसा भी सबसे प्रसिद्ध जो है ये राजशेखर के कर्पूर मंजरी है, विलासवती है, चंदलेहा है, आनंद सुंदरी है, सिंगार मंजरी है, रंभा मंजरी है, ऐसे ऐसे बहुत प्राकृत के जो नाट्य साहित्य में हम मिलता है। तो मैं इसीलिए भाषा का विषय बोलते बोलते मैं साहित्य में इसीलिए आ गया, जो भाषा का जो विवर्तन, भाषा का जो प्रयोग, भाषा का जो आधार जो है वो साहित्य में कहाँ कहाँ मिला है। इसीलिए मैं अभी फिलहाल जो है इसके छंद शास्त्र और अलंकार शास्त्र में जहाँ जहाँ प्राकृत के है उसको मैं ज़्यादा उसमें नहीं आ रहा हूँ इसमें। तो मैं इसमें आऊँगा, जो प्राकृत को जो प्रयोग हुआ है ये अभिलेखीय प्राकृत में प्रयोग हुआ है, मुख्य रूप से जो है अशोक के अभिलेख। एक बात मैं इम्पोर्टेंट है ये मैं बता दूं आपको,
जो ये प्राकृत के लिए एक मतलब इसके इतिहास को जानने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जो लिखित रूप से अगर किसी भाषा में, भाषा का जो दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है सबसे प्राचीन है तो वो है प्राकृत का, लेकिन वो संस्कृत का है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो अशोक के अभिलेख को ईसा पूर्व 3री शताब्दी को हम मानते हैं, तो 3री शताब्दी ईस्वी में वो जो लिखा ईसा पूर्व में जो लिखा गया है वो लिखा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और प्राकृत भाषा में लिखे। तो अशोक की जो साम्राज्य जय साम्राज्य के ये पहले भाग इधर से अगर ले ले, मतलब अगर मेजर इंस्क्रिप्शन में हम धौली जौगढ़ से ईस्टर्न साइड में हम ले ले और उधर से होते होते हुए उधर गिरनार, सावसगढ़ी, मानसेरा और वहां तक ले ले, या उससे भी उत्तर पश्चिम में और कोने में जहाँ चाइनीज तुर्किस्तान के है वह निया प्राकृत का एक वहां भी मिला है। तो प्राकृत के जो विभिन्न प्रकार के प्राकृत विभिन्न स्थान में है, विभिन्न प्रकार के ये अशोक के अभिलेख तथा अन्य अभिलेखों से भी हमें पता चलता है। तो अशोक के जैसे रॉक एडिक्ट जो है, शिलालेख जो है, गिरनार है, कालसी है, शाबासगढ़ी, मानसेरा है, धौली है, जौगढ़ है, ऐसा है। ऐसे पिलार एडिक्ट भी है, स्तंभलिपि भी है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मिलाट आदि आदि है। इसी प्रकार जो है माइनर इंस्क्रिप्शन में भी है, सांची, सारनाथ आदि आदि है। इधर में कोलकाता बाइराट, कैलकाटा बाइराट, रूपनाथ आदि आदि ये सब हमें मिलता है। इंस्क्रिप्शन की बात कहते कहते मैं एक बात कह दूं, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में जो हमें खारवेल का इंस्क्रिप्शन, हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन जो आज ओडिशा में उदयगिरी खंडगिरी में हमें मिलता है, वो पूर्ण रूप से एक जैन विषय को लेते हुए एक जैन सम्राट के रूप से उन्होंने कुछ वहां उत्कीर्ण किया था। और उसमें इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, जो उसका पहला सेंटेंस जो है वो नमो अरहंतानम नमो सबसिधानम है। अब वो जो नमो है ये मैं कुछ दिनों से जो वक्तृता में मैं सुन रहा था, जो डेंटल न है या मूर्धन्य न है, सेरिब्रल न है, नमो है या नमो है, ऐसे है। तो हमें प्राचीन लिपि में जो मिला है वो नमो है, दंतन न है, लेकिन इसमें भी कुछ सवाल है। कुछ कहते हैं जो ण लिखने के लिए जो पोर्शन है उस पोर्शन में कुछ छेद आ गया या ऐसा कुछ ऐसे विकृति हो गई जिसको से नौ दिखाई पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा जो हमारे इसमें डॉक्टर मुन्नी जैन जी जो है वो ब्राह्मी लिपि के लिए बहुत अच्छे ज्ञाता है, विशेषज्ञ है। तो वो इस विषय पर बाद में कभी प्रकाश डाले, वो नमो और नमो में वो कौन से पाठ सही होना और आदि के रूप से किया था, हम कभी उनसे उम्मीद करेंगे कि वो ब्राह्मी लिपि को वो अच्छे ढंग से उनका पढ़ने की उनका एक अलग विशेषज्ञता है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा ग्रामर के विषय में आऊंगा, हालांकि समय हो चुका है, काफी समय हो चुका है, फिर भी मैं थोड़ा सा समय आपके लिए लूंगा क्योंकि विषय इतना व्यापक है और मैं अपने इस विषय को मतलब चर्चा करने में अपने आप को मैं सीमित नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा और विषय को हम जाने, तो हम जब देखेंगे जो प्राकृत व्याकरण की बात हम कहेंगे, तो प्राकृत व्याकरण का जो वो समय है हमें पास प्राप्त जो है, उपलब्ध जो है, चंड को मानते हैं, लेकिन ये अभी ये तय नहीं है बड़रुचि से पहले है या बड़रुचि के बाद है। तो हम बड़रुचि से लेते हुए मार्कंडेय तक कई वैयाकरण है, जो प्राकृत वैयाकरण जिनका हम मान सकते हैं जो इन्होंने ये प्राकृत कुछ पूर्वी भारत के प्राकृत वैयाकरण है, पश्चिम भारत अतः हेमचंद्र कुछ जो है बड़रुचि के अनुसारी है या बड़रुचि जिसको लीड करते हैं, और उधर के हम कहेंगे पश्चिम में जो है वो हेमचंद्र लीड करते हैं। तो ऐसे कुछ वैयाकरण जो है मैं उनका परिचय थोड़ा सा मैं आपको दे दूं। तो प्राकृत प्रकाश जो है ये बड़रुचि का है। इसके ये बड़रुचि का प्राकृत प्रकाश इसीलिए बहुत प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि इस उपलब्ध व्याकरण में सबसे प्राचीन व्याकरण जो है ये प्राकृत के ये है प्राकृत प्रकाश, और इसीलिए भारत में विभिन्न यूनिवर्सिटी में और कोर्स में ये पढ़ाए जाने वाले ये है। और उसके बाद ये हमारा आता है चंड का व्याकरण। तो चंड का व्याकरण जो है इसीलिए प्रसिद्ध नहीं हो पाया है, केवल मात्र 99 सूत्र उसमें है, और उसमें जो सब डायलेक्ट्स जो है वो एक एक सूत्र देके उसको कंप्लीट किया गया है। तो बड़रुचि प्राकृत प्रकाश, लेकिन बड़रुचि के बाद हेमचंद्र 10th सेंचुरी में जब आए हैं
तो 12th सेंचुरी 1088 से लेते हुए 1172 तक, तो ये जो समय है 12th सेंचुरी, ये हेमचंद्र का है। तो हेमचंद्र का व्याकरण में मैंने आपको कहा जो ये बहुत प्रसिद्ध व्याकरण है, 1119 उसमें सूत्र है। उसमें प्राकृत व्याकरण में उसके 4 पाद है। पहला पाद जो है उन्होंने स्वर के विकार के बारे में और असंयुक्त व्यंजन के बारे में उन्होंने कुछ कहा है। दूसरा अध्याय जो है ये संयुक्त व्यंजन और कुछ जो है अव्यय के बारे में उन्होंने कुछ बताया है। और तीसरा अध्याय जो है ये केवल मात्र मॉर्फोलॉजिकल अर्थात शब्द रूप और धातु रूप के विषय को विस्तार से चर्चा किए हैं। और चौथे अध्याय में उन्होंने जो है ये जो सब डायलेक्ट शौरसेनी, मागधी, पैसाची, चुलिका पैसाची और उसके बाद अपभ्रंश और उससे पूर्व भी धात्वादेश के लिए कई सूत्र उन्होंने किया है। तो हेमचंद्र का जो प्राकृत व्याकरण है इसको बहुत एग्जॉस्टिव माना जाता है, इसको बहुत ही एक व्यापक रूप से। इंटरेस्टिंग की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात जो बड़रुचि अगर 5वीं शताब्दी के है, उसके बाद हेमचंद्र 12th शताब्दी है, लगभग 600-700 साल के बीच में अंतराल में और कोई व्याकरण या वैयाकरण का नाम जो है हमें प्राप्त नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है। तो लेकिन ये तो हम निश्चित रूप से सोचेंगे जो उस समय के भी कोई वैयाकरण या व्याकरण रहा होगा, तो लेकिन जिसका अस्तित्व हमारे पास नहीं है। तो चंड का प्राकृत लक्षण जो है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दिया है और सिद्ध एवं शब्दानुशासन के जो मैं कुछ बात आपको बता दिया है उसमें। और उसके बाद जो है क्रमदिशर का जो है संक्षिप्त सार, ये पूर्व भारत के प्राकृत व्याकरण के रूप से 11th-12th सेंचुरी के हैं और इनमें भी उन्होंने 8 अध्याय किया है। और उसके बाद मैं आऊंगा जो प्राकृत अनुशासन जो है पुरुषोत्तम का है, ये भी पूर्वी भारत के व्याकरण है, वो भी 12वीं शताब्दी के हैं। उन्होंने महाराष्ट्री चैप्टर जो है वो किया है। उसके बाद महाराष्ट्री के बाद वो शौरसेनी और आवंती और मागधी, शाकारी, चांडाली, शाबरी, नागड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, कैकेय पैसाची और पांचाली, इनके इन सब भाषाओं के प्राकृत की इन सब भेद प्रभेद के ऊपर उन्होंने चर्चा किए हैं। और भी इंटरेस्टिंग बात है जो है, तो उन्होंने अंत में कुछ छंद के विषय में भी और अलंकार के विषय में भी कुछ बात किया है। उसके बाद हम देखेंगे जो प्राकृत शब्दानुशासन जो है त्रिविक्रम जो है वो पश्चिम भारत के व्याकरण और जो हेमचंद्र के बाद ही है उनको 13th सेंचुरी माना जाता है, 12th-13th सेंचुरी में माना जाता है। तो उनका भी जो व्याकरण के आधार पर परवर्तीकालीन व्याकरण जैसे सिंहराज, लक्ष्मीधर, अप्पय दीक्षित, ये बाला सरस्वती आदि जो है ये लोगों ने त्रिविक्रम को अनुसरण किया है। उसके बाद जो है प्राकृत रूप अवतार जो है सिंहराज का जो है हम उसको देखेंगे। तो वो भी जो क्योंकि वो पश्चिम भारत व्याकरण के अंदर में है, तो ज्यादातर देखा गया है जो हेमचंद्र परवर्ती जो व्याकरण है, हेमचंद्र को आधार मानते हुए, हेमचंद्र के बात को मानते हुए या उनके सिस्टम को देखते हुए वो अपने जो विकास किया है। तो चलिए ये मैं कुछ व्याकरण का नाम और मैं बता दूं। पूर्व भारत में जो है हरिनामामृते प्राकृत पाद और रावण लंकेश्वर करके जो है ये भी एक कामधेनु जो रावण लंकेश्वर का कामधेनु जो है ये भी पूर्व भारत के है। तो पूर्व भारत के प्राकृत व्याकरण और पश्चिम भारत के प्राकृत व्याकरण, इसको इसके अतिरिक्त भी जैसा पूर्व भारत में जो कोहल, कपिल, शाकल, मांडव्य आदि आदि व्याकरणों के नाम हम परवर्तीकालीन जो व्याकरण है उनके व्याकरण में प्राप्त होता है, लेकिन उनका नाम, उनका व्याकरण हमें उपलब्ध नहीं होता है। इसी प्रकार जो वाल्मीकि का नाम जो है पश्चिम भारतीय व्याकरण के रूप से उनको हम देखते हैं, तो उसमें भी हम जब देखते हैं उनका भी कोई व्याकरण हमें उपलब्ध नहीं होता है। कुल मिला के ये पूर्व भारत और पश्चिम भारत के व्याकरण या व्याकरण की बात क्यों कहा गया है, ये जब हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं
मान लीजिए एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो जब हम मागधी प्राकृत की बात करते हैं तो मागधी प्राकृत को हम पहचानेंगे कैसे? तो मागधी प्राकृत के दो तीन लक्षण जो है बहुत प्रमुख लक्षण है। जैसे मान लीजिए जो अकारांत शब्द का प्रथमा एक वचन एकारांत होता है, ठीक है, और जो र के स्थान में ल होना और तीनों श मतलब श श और स, ये तीनों ही श अर्थात तालवश्य होता है। ये मागधी प्राकृत का एक लक्षण है। अब अर्धमागधी के लिए जब बात की जाती है, जो अर्धमागधी का क्या मतलब है, तो अर्धमागधी का मतलब ये अर्ध शब्द का भी कुछ अर्थ होता है, दो अर्थ होता है। अर्ध होता है जिसको हम आधा कहते हैं, हाफ कहते हैं, ये भी होता है, और अर्ध शब्द का मतलब है अल्प भी होता है। तो कहीं कहीं ये माना जाता है जो अर्धमागधी, ये मागधी से कुछ अल्प अंश जो है, अल्प उसका जो लक्षण जो है उस भाषा में प्रयोग होता है। उस अल्प को हम कैसे समझेंगे ना, वो जो अकारांत शब्द का प्रथमा एक वचन का जो रूप है वो ए होता है। इसीलिए हमें अर्धमागधी प्राकृत में हमें मिलता है समने भगवं महावीरे जीने एटसेट्रा। ये प्रथमा एक वचन है, सप्तमी एक वचन का रूप नहीं है। ये जो ए है ये परवर्तीकालीन मागधी जो है, मतलब जिस रीजियन में ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये सब एरिया है, ये मागधी एरिया है। तो आज भी ये बंगाली भाषा में भी ये जो मागधी का ये लक्षण अकारांत शब्द का प्रथमा एक वचन में जो ए होना है, तो ये होना है इसका लक्षण हमें मिलता है। जैसा हम बांग्ला में बोलते हैं, अब आज के अगर कोई बंगाली हमें इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो इसको समझेंगे। ये जो हम बोलते हैं जो से जाए, संस्कृत में सह गच्छति, वह जाता है। बांग्ला में बोलते हैं से जाए। सापे कामड़े छे मतलब सांप ने डांसा। लोके बले मतलब आदमी लोग बोलते हैं। लोके बले सापे कामड़े छे, बाघे धोरे छे, से जाए। ये जो बातें हैं अकारांत शब्द का प्रथमा एक वचन का प्रयोग ये हमारा भी मिलता है। और बंगला में जो बंगाल में भी जो है ये तालवश्य का प्रभाव ज्यादा है। हम दंतस्थ के उच्चारण के स्थान में भी थोड़ा तालव्य और दंत के बीच में एक प्रोनाउंसिएशन, एक उच्चारण हमारा होता है इधर का बंगाल साइड में। लेकिन ये प्राकृत का ये जो मागधी का जो लक्षण है, ये लक्षण ये अर्धमागधी में एकारांत में प्रयोग होता है। अब र और ल की बात जो है, र के स्थान में ल होना, देखो ये तो संस्कृत में भी होता है। रलयो रभेद ये संस्कृत में भी है। प्राकृते हरिद्रादो ल एक सूत्र भी है जहां कुछ शब्द के लिए र के स्थान पे ल हो जाता है। और इसी कारण से भी अगर र के स्थान में ल हो गया वो मागधी का ही एकमात्र लक्षण कहेंगे ऐसे जरूरी नहीं है। शौर्य श्रेणी में आइए। शौर्य श्रेणी में जो मूल रूप से त के स्थान पर द होना, एक सेंटेंस को, एक पार्ट को आप देखते हुए कैसे समझेंगे, तो ये पोर्शन शौर्य श्रेणी के है। तो शौर्य श्रेणी को ये हमें सबसे जो ज्यादा से ज्यादा जो प्रयोग देखते हैं, जो अनादि अयुक्त त के स्थान पर द होता है। इसीलिए हेमचंद्र ने कहा है तो दुनादो शौरसेन्यम अयुक्तस्य। अयुक्त त के स्थान पर द देखते हैं, ये शौर्य श्रेणी का एक प्रमुख लक्षण में एक है। एक लक्षण ये भी है थो ध, जहां जहां थ है, अनादि अयुक्त थ है, इस थ के स्थान में ध भी हो सकता है। तो थ के स्थान पर ध होना ये भी शौर्य श्रेणी प्राकृत का लक्षण ये हम देखते हैं। मतलब ये नहीं है जो थ के स्थान में ह नहीं होगा दूसरे प्राकृत के लिए जैसा होता है, ऐसा नहीं है। तो हेमचंद्र ने मागधी के लिए 16 सूत्र दिया है और लास्ट सूत्र में उन्होंने लिखा है शेषम शौर्य श्रेणीवत। शौर्य श्रेणी के लिए 27 सूत्र दिया है, उस सूत्र के लास्ट सूत्र है शेषम प्राकृतवत। अर्थात ये 26 सूत्र जो उन्होंने विशेष प्रयोग दिखाया है, इसके अतिरिक्त प्रयोग जो है ये प्रयोग सामान्य प्राकृत के लिए भी जैसा होता है ऐसा भी होगा। जैसा मानो एक सूत्र जो है हेमचंद्र जी दीर्घ ह्रस्व मिथो वृत्तो, समास में दीर्घ ह्रस्व हो जाता है परस्पर, ये जो बात उन्होंने कहा है वो तो शौर्य श्रेणी के लिए भी लागू होगा।
पदयो संधिर्वा, दोनों पदों के बीच में संधि होगी, ये जो बात है ये तो षोडशनी के लिए भी लागू होगा, लेकिन वहां उसको प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए कहा है जो पद वो जो है शेषम प्राकृतवत्। और जब शेष होते होते इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग ये बात ये है, जो प्राकृत व्याकरण के शेष सूत्र, अंतिम सूत्र में शेषम संस्कृतवत्। आप देखिए अथ प्राकृतम से जो मिला है प्रकृति संस्कृतम, इतनी बात करने के बाद भी सारे चीज जो है संस्कृत के साथ मिल जाता है। तो कहां तक हम दोनों भाषाओं को वाटर टाइट कंपार्टमेंट करके कहेंगे ये अलग अलग भाषा है। प्राकृत के लिए बड़े सुंदर बातें भी है, प्राकृत के प्रकाश कर प्राकृत की बात बोलने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बात कहा भी है, कहा गया है। जैसा राजशेखर ने उनके कर्पूर मंजरी में ही कहा है, प्राकृत कितना सुंदर है। अब सुंदर जब होगा तो किसी के ना किसी के साथ एक तुलना आ ही जाती है। तो तुलना आने के मतलब ये नहीं है दूसरे को कोई नीचे ऊपर दिखाने की बात है, वो भी एक प्रकार के गुण है। तो उन्होंने कहा है परुषा सक्कय बंधा पाऊ बंधो भी होई सुमारो पुरुष महिलानं जत्यं इहंतरं तेत्यं समानम। तो परुषा सक्कय बंधा, संस्कृत के लिए लिखे हुए जो बातें हैं वो अगर परुष है, वो थोड़ा कठोर है, सामान्य जन सामान्य के लिए, गांव के व्यक्तियों के लिए उस चीज को उच्चारण करना, उस चीज का अर्थ समझना उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। पाऊ बंधो भी होई सुमारो, किंतु प्राकृत बंध जो है, प्राकृत के लिए प्राकृत के माध्यम से जो लिखा गया है वो है सुकुमार, सुकुमार, वो कोमल है। कैसा है? पुरुष महिलानं जत्यं, जैसा पुरुष और महिला है, जैसा पुरुष और महिलाओं में कठोरता और कोमलता की बात है। यं तरं तेत्यं इमान, ये ऐसा ही इन दोनों भाषाओं में इस प्रकार के इसमें अंतर है। ये कल जो है हमारे डॉक्टर रमेश चंद्र जैन जी कुछ विद्यापति की कीर्तिलता के बारे में भी उन्होंने बात की है। तो प्राकृत के जो अंतिम समय 3 भाग में प्राकृत को भी बांटे, इसका जो अर्वाचीन जो नवीन भाग है उसको हम कहेंगे वो अपभ्रंश का। अच्छा, अपभ्रंश और अपभ्रष्ट एक ही शब्द है। ये अपभ्रष्ट, अवभट्ट, अवहट्ट, अर्थात अपभ्रंश ही अवहट्ट है, उसका एक बात का स्टेज है, अपभ्रष्ट ही अवहट्ट है। तो विद्यापति ने कीर्तिलता में वो लिखा है, सक्कय वाणी बुह अनभावई पाउ रसको मम न पावई देसिल बाना सब जन मिठा ते तई सन जंपो अवहट्ठा। इसीलिए उन्होंने भावार्थ यही है, जो संस्कृत का जो है ये बुध जन भावयति, ये भाषा जो है शिक्षित जन जो है इस भाषा को प्रयोग करते हैं, उनको पसंद करते हैं। ये पाव रसको मम न पावई, लेकिन प्राकृत का जो रस जो है ये अलग प्रकार की है, उसका मन जो है अलग ही है। देसी लबावना, और गांव के जो भाषा है सब जन मिथ्या, सबके लिए वो इष्ट है, सबके लिए अच्छा है। ते तैसन, इसीलिए सब लोग ये, इसीलिए हम जो है ये अवहट्ट भाषा को स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य भाषा का नाम जो भी दे, चाहे वो प्राकृत बोले, चाहे अपभ्रंश बोले, चाहे अवहट्ट बोले, एक ही समय में एक ही स्थान में ये 2 भाषा का प्रयोग हमेशा चलता है। अगर मैं उदाहरण से मैं कहूँ, यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान हमारे हैं, मैं जिनको नमन करता हूँ, सबके लिए मैं ये जो भाषा जो हम बोलते हैं और जो लिखते हैं, हम बोलेंगे जो आप जो बोल रहे हैं इस भाषा को आप 5 सेंटेंस में 10 सेंटेंस में आप लिख दीजिए, आप देखेंगे तत्काल जो आप बोल रहे हैं और आप लिखने के भाषा में कुछ ना कुछ अंतर आ गया है, वो केवल 5 मिनट के अंदर में। तो इसीलिए एक समाज में और समय के हिसाब से एक भाषा का एक गति, भाषा की गति जो है प्रभावित है, और उस प्रभावित गति में विभिन्न प्रकार के शब्दों का आगमन और शब्दों का जो है वो निमीलन भी हो जाता है, शब्द चला भी जाता है, कुछ शब्द आता भी है, ऐसे भाषा की गति हुई है। तो प्राकृत आज भी जीवित है। आप देखिए, आप जो भी हिंदी में कहे, आप मान लीजिए आप राजस्थान में मैं बहुत साल रहने का मुझे मौका मिला है, एकदम ठेठ गांव के जो जाट की जो भाषा है, ठीक है, तो उसमें देखिए हेमचंद्र के एक सूत्र है, त्रगड़ त्रसड़ तुवरे ट,
त्रगर, त्रसर और तुवर, ये जो तौ है इसे टॉ हो जाता है, तो उसे तुवर शब्द का ध्यान दीजिए। तुवर, तो तुवर शब्द का संस्कृत में मीनिंग क्या है? तो तुवर शब्द का मीनिंग है जो मान लीजिए जो बच्चा जो है, बालक जो है बड़ा हो गया है और उसको दाढ़ी मूछ नहीं निकला है और इसके कारण से उसको बच्चा जैसा दिखाई पड़ता है, तो उसको तुवर कहा जाता है। अब देखो, बच्चा जैसा दिखाई पड़ता है, इस भाव को लेते हुए एक राजस्थान के ग्रामीण शब्द में एक टावर शब्द आ गया है, जो टूवर प्राकृत में होता है टावर, और उस टावर शब्द का केवल मात्र जो है पुरुष के लिए पुंगलिंग में प्रयोग होना था, लेकिन उसका भी एक फेमिनाइन जेंडर टावरा या टावरी शब्द का प्रयोग होता है। ये इस भाषा की बड़ा खासियत है। ये अब लीजिए, वहां बोलते हैं जो संस्कृत का अत्र शब्द है, हम प्राकृत में एत्थ बोलते हैं, तो एत्थ शब्द पंजाब में जाइए, इत्थे, कित्थे, जित्थे, ये शब्द मिलता है। वही जब त्र, र और त की जगह में जो ट ठ बन जाता है, वही आपके राजस्थान में जो है अट्ठे, बट्ठे, कट्ठे, ये सब शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द मान लीजिए हिंदी में जो हम कहते हैं ये बहुत गहरा पानी है, ये गहरा पानी, गहरा जो है ये शब्द है गभीर, ये प्राकृत में गहीर शब्द है, गहीरा, ये गहरा हो गया है। ऐसा ही शब्द मिलता है, मान लीजिए वो बहरा है, कान में सुनता नहीं, बहरा है। बधिर, और बधिर शब्द प्राकृत में जो है बहिर। देखिए मैं ये तुलना करके मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बधिर से बहिर, बहिर से बहरा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई शब्द होता है तत्सम होता है, कोई तद्भव होता है, तो ये तद्भव रूप से आ गया है, तो बहिर, बहरा। इसी प्रकार देखिए, मान लीजिए मेघ के लिए मेह शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कई शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं। तो बचपन से मैं देखता था, वो जो ट्रक के पीछे सबसे परिचित एक शब्द लिखा हुआ होता था, ज्यादातर बचपन में से देखता था, वो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब ये मुंह शब्द का मुझे बहुत परेशान मैं होता था, ये मुख समझ में तो आ रहा है मुख के लिए कह रहा है, तो मुख के लिए मुंह का, जब मैं प्राकृत का अध्ययन शुरू किया तब पता चला जे वो जो है स्वर मध्यवर्ती ख, घ, थ, ध, फ, भ, ये शब्द जो है इसका इस प्रकार का प्रयोग होता है, ह हो जाता है, तो मुंह हो जाता है। तो मैं और भी कुछ बातें हैं, जैसे मान लीजिए आप हिंदी में जो कोई लड़की का नाम है तो सरिता। अब देखिए संस्कृत के कुछ शब्द है, वो शब्द को लिंग निर्धारण करना थोड़ा सा दिक्कत है। एवं जो है मान लीजिए मैं अगर कहूं संपत्त, ये शब्द का लिंग क्या है, प्रतिपद, उपनिषद, विद्युत, तो ये लिंग निर्धारण करना जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्राकृत जो है इस विषय में माने बिल्कुल वो सीधा है, प्राकृत ये समझता है, ये प्राकृत बोलने वाला ये समझता है। अच्छा, उसमें ये हम लड़की का नाम जानते हैं, फेमिनाइन जेंडर में हम जानते हैं या तो आ होता है या ई होती है, ये बड़ा ऊ के साथ साथ होता है। ऐसे कुछ शब्द कमला होते हैं, मीनाक्षी होती है, इसी प्रकार जो आ ई ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। ये सरित शब्द कैसे उस स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, तो चलो उसके साथ एक आ लगा दो तो हो गया है सरिता, तो सरिता बन गई है। इसीलिए देखिए हिंदी में जो हम बोलते हैं ना संपदा, संस्कृत में है क्या संपत्त, उसमें आ लगा के तब एक फेमिनाइन जेंडर का, एक स्त्रीलिंग का एक प्रयोग करके हमें उसको तसल्ली भी हो रही है। और ये समय प्राकृत के समय से ही है, संपदा, प्रतिपदा, ये शब्द हम कहते हैं। तो ये इसका मतलब होता है जो प्राकृत आज भी हमारे भाषा के साथ वो तो प्रतरूप से जड़ित है। और आप देखेंगे जो आज की भाषा में आप स्वयं तय करके देखेंगे, जो इस भाषा में मुख्य रूप से जो है संस्कृत और प्राकृत भरे हुए है, उसके साथ साथ कुछ प्रयोग विदेशी भाषाओं का या दूसरी भाषाओं का या देशी भाषाओं का प्रयोग चलता है। लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे आज भी संस्कृत, आज भी प्राकृत उतना ही जीवित है हमारे भाषा में बोलने के इसमें क्रम में। तो मैं सोचता हूँ जो आज यहाँ तक मैं आपके लिए रखूँ, तो मैं प्राकृत व्याकरण के लिए जैसे बहुत लोगों ने काम किया है, और जिस परंपरा में हम आते हैं उसमें आचार्य सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, आचार्य सुकुमार सेन, प्रोफेसर मेरे गुरु सत्यरंजन बंदोपाध्याय, इसके अलावा भी जैसा हमारे अरिहंत जी ने भी कहा है, जो ए उपाध्याय है, और बड़े बड़े जब व्याकरण जो है के आर चंद्र साहब ये है,
अच्छा, आप आज जो है बहुत बहुत लगन से काम कर रहे हैं, जो है हमारे कमल चंद जी सोगानी, और ये लोग काम कर रहे हैं। प्रेम सुमन जी जैन बहुत अच्छा, प्राकृतिक साहित्य के लिए तो है ही है, भाषा के लिए भी उनका एक अनबद्ध योगदान रहा है। आदरणीय फूलचंद जैन जी भी प्राकृत भाषा विमर्श करके सबके बोधगम्य प्राकृत व्याकरण की रचना किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है आज के युवा विद्वान जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं। अनेकांत जी जो है वो कागज भाषा को निकाल के जन जन तक प्राकृत भाषा को और ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ युवा विद्वान जैसा डॉक्टर पुलक गोयल को मैंने देखा, मैंने सुना, और डॉक्टर आशीष जैन, ये लोग भी प्राकृत भाषा को सिखाने के लिए बहुत अच्छे तत्पर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्राकृत के जो ये हमारे परिवार है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मुनि जी जो है, मुनि प्रणम सागर जी, मुनि सुनील सागर जी, और भी मुनि लोग जो है प्राकृत भाषा को जीवित रखने के लिए सतत तत्पर है। मैं उन सभी के प्रति मैं अपना हार्दिक उद्गार में व्यक्त करता हूँ, और मैं चाहता हूँ प्राकृत के विकास में युवा और भी आगे आए और प्राकृत के विकास हो। और अंत में मैं सभी जो है दर्शकों को, दर्शक और श्रोता, इसको मैं सोचा था, बोलते बोलते ही मैं सोचा था, तो दर्शक भी है श्रोता भी है, दोनों मिला के अगर मैं दर्श्रोता बोल दूं तो शायद समझ भी जाएंगे। तो दर्श्रोताओं को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, और ये सारा काम जो मैं आज आपके सामने उपलब्ध हूँ, इसके लिए मेरे बहुत स्नेहभाजन जो है विद्यार्थी शिवानंद ने इसके तकनीकी सहायता किया है। मैं उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज आपने प्राकृत भाषा और व्याकरण की परंपरा इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक व्याख्यान देकर हम सभी सुनने वालों और दर्शक वर्गों को लाभान्वित किया है। आपने प्राकृत व्याकरण की कई बारीकियों से हमें परिचित कराया है, और जैसा कि आपसे सभी लोग सुपरिचित हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने आपकी कक्षा का लाभ लिया है। मुझे भी आपकी कक्षा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। BN इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी दिल्ली द्वारा आयोजित प्राकृत कार्यशाला के दौरान आपकी विशेषता ये है कि आप बहुत ही मधुरता के साथ, बहुत ही सरल, सुबोध और मनोरंजक शैली में प्राकृत भाषा का प्रशिक्षण देते हैं, जिससे विद्यार्थी वर्ग स्वतः ही प्राकृत भाषा की ओर आकर्षित होता है एवं उसमें रुचि लेने लग जाता है। इस प्राकृत व्याख्यान श्रृंखला के संयोजक के रूप में मैं डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन अनुरागी, सह संयोजिका डॉक्टर इंदु जैन राष्ट्र गौरव, एवं इस व्याख्यान श्रृंखला के मार्गदर्शक हमारे पूज्य पिताश्री प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी, माताश्री डॉक्टर मुन्नी जैन एवं हमारे ज्येष्ठ भ्राता प्रोफेसर अनेकांत कुमार जी जैन दिल्ली, हम सब की तरफ से हम आपके प्रति आभार निवेदित करते हैं, और साथ ही हम अपने दर्शक वर्ग को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि उनके कमेंट्स द्वारा हमें पता चलता है कि वो इन सभी व्याख्यानों को कितनी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं, एक एक शब्द को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और सराह रहे हैं। कृपया आप इन सभी व्याख्यानों को जन जन तक पहुंचाएं शेयर द्वारा, और प्राकृत भाषा के महत्व को लोगों तक पहुंचाएं, इसके वैभव को लोगों से परिचित कराएं। एक विशेष सूचना मैं देना चाहता हूं कि कल शुद्ध पंचमी महापर्व है, यानी कि 27 मई को प्राकृत दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाएंगे, और कल इस व्याख्यान श्रृंखला की शुद्ध पंचमी प्राकृत दिवस व्याख्यान श्रृंखला की संपूर्ति है, एवं एक विशेष व्याख्यान है जो कि हमारे पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा हमें प्राकृत दिवस शुद्ध पंचमी और हमारे कर्तव्य इस विषय पर उनके अमृत वचन सुनने को मिलेंगे एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो प्लीज आप इस पेज से कहीं ना जाएं,
कल 11 बजे सभी लोग इस पेज पर आए उन मुनि श्री को लाइव सुनने के लिए, और वो हमें बताएंगे कि शुद्ध पंचमी महापर्व का क्या महत्व है और प्राकृत दिवस के रूप में हमें इसे क्यों मनाना चाहिए और हमारा प्राकृत भाषा के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, हमें क्या करना चाहिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए। तो प्लीज कहीं ना जाएं, इसी पेज पर कल 11 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। णमो जिणाणम जयतु पाय्यम।